नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य की सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में भाषा और चिंतन के बारे में हम लोग अध्ययन किया था। आज मैं उसका एमसीक्यू लेकर उपस्थित आप सभी लोग के साथ हुआ हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग का एक नोटिफिकेशन है कि दिवाली के बाद आप लोग का सीटेट का फॉर्म आने की संपूर्ण संभावना हो रही है और सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग आज से ही कमर कस लें और आदित्य की सीटेट क्लासेस का सेशन को आप लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सीटेट का अब मैंने एक प्लान बनाया है कि सीटेट आपका सीटीपी का जितने भी विगत वर्ष में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 5 वर्ष के क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने मैं लेकर उपस्थित हूँगा बहुत जल्द से जल्द। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करने से पहले जो एक पंक्ति है, आइए अब हम लोग उसको जरा सा देख लेते हैं। पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग दिन रात मेहनत करके अपने लगन से लगे परिश्रम करेंगे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरा निष्ठा तत्परता के साथ अगर इसमें लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और इसी इरादों के साथ आज मैं लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अब की बार सीटेट पार्ट 2022 का लक्ष्य लेके। आइए हम लोग भाषा और चिंतन के एमसीक्यू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ, यह चैप्टर जो भी पढ़ाया यहाँ पर जो भी पढ़ाई हो रहा है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको इस टेलीग्राम पर आप सभी लोग को यहाँ जितनी भी पीडीएफ है वो सब आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस सेशन को आप लोग जितना बढ़ चढ़ कर आप इसको सब्सक्राइब करिए। आप लोग को जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस सब का समस्या के समाधान के लिए हम लोग तैयार हैं। आप एक आप और कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जो भी समस्या है सीटेट से संबंधित जितनी भी समस्या है आप अपना डालिए वहाँ पे। तो अभी मैं फिलहाल मैं अभी सीटीपी का नहीं ले रहा हूँ, इसके बाद जो सेशन होगा उसमें आप लोग ये सब चीज़ का, लेकिन सीटीपी का एक क्वेश्चन आप लोग को 5 वर्ष का क्वेश्चन आप लोग को जल्द ही एमसीक्यू में आप लोग को जल्द ही में लेके आऊँगा। तो आइए हम लोग सेशन शुरू करते हैं भाषा और चिंतन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? क कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ख कहता है केवल आनुवांशिकता से। ग कहता है न कि आनुवांशिकता से न पर्यावरण से। घ कहता है केवल पर्यावरण से। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कथन से संबंधित है। कथन ए कहता है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और तर्क आर कहता है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुने। पहला कहता है, पहला विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा बिंदु बोलता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा बिंदु कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। आइए अब हम लोग तृतीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी कक्षा
का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है, एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? पहला बिंदु कहता है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करनी चाहिए। भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। चौथा बिंदु कहता है भाषाओं के मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला क्या कहता है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थात प्रस्तावित करना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय आपका हो जाएगा। यह तृतीय है, प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। आइए अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला बिंदु कहता है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। द्वितीय बिंदु कहता है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। तृतीय बिंदु कहता है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा बिंदु कहता है अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही अर्थ हो जाएगा चौथा बिंदु हो जाएगा अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, है ना। आइए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में जाना जाना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या, संसाधन या बाधा के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधन के रूप में इसको हम लोग को उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पद बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला बिंदु कहता है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। द्वितीय बिंदु कहता है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तृतीय बिंदु कहता है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। चौथा बिंदु कहता है शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदु 2 हो जाएगा। बिंदु 2 क्या कहता है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित
करना चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता है अर्जवर तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जवर्ब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतस्थ और असतस्थ अधिगम। चौथा कहता है प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद। इसका सही अर्थ हो जाएगा स्थिरता तथा अस्थिरता का बहस। आइए हम लोग नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है एल्बर्ट बंडियूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला बिंदु कहता है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। द्वितीय बिंदु कहता है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग। तृतीय बिंदु कहता है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। आइए हम लोग 10वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक अशुद्धता। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। क्या है? विकासात्मक इसका हो जाएगा। आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थ फ च ध्वनि है। श नियम रूपिम लेखिम शब्दम शब्दिम। इसका सही अर्थ हो जाएगा स्वनिम। मैंने इस बिंदु के बारे में पिछले कक्षा में शब्दार्थ में इस शब्द को चर्चा मैंने किया था। ये सबसे क्या होता है? सबसे छोटी ध्वनि होती है ना? अ आ ई, ये सबसे छोटी ध्वनि के बारे में यहाँ पर चर्चा है। स्वनिम के बारे में बोला था मैंने, है कि नहीं? स्वनिम और रूपिम ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ये टॉपिक पर पिछले वाला वीडियो जो इसका जो है आपको जो पढ़ाया गया है उसमें आप इसको देख के स्पष्ट कर लीजिएगा। ये आपको जितने भी अभी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपको सभी प्रश्न पूछे गए हुए हैं 2022 से लेके अभी तक। 2022 से 22 का क्वेश्चन है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे, तो वो सब चीज़ करके गहनता के साथ सब क्वेश्चन को इसमें लेके आप लोग को दिया गया, ये कंटेंट को तैयार किया गया है कि आप लोग पढ़ें और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग बढ़िया से बना पाएँ। इसी के साथ यह मैं 12वें प्रश्न की ओर लेकर मैं बढ़ता हूँ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स, वाक्य। चौथा कहता है रूपिम। इसका सही होता होगा स्वनिम हो जाएगा। क्या कह रहा है? देखिए भाषा अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, ठीक है? आइए हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला ए ऑप्शन कहता है प्रतिक्रिया,
क्रियान्वय, बी कहता है प्रतिक्रिया चयन, सी कहता है पूर्व प्रक्रमण, तृतीय कहता है श्रेणी क्रमण। उपर्युक्त चरणों में सही क्रम है, ए कहता है ए बी डी सी ए, द्वितीय कहता है सी ए डी बी, तृतीय कहता है सी बी डी ए, चौथा कहता है सी डी ए बी। इसका सही क्रम हो जाएगा पहला। आइए हम लोग पहले में देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन होगा प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, उसके बाद श्रेणीकरण करेंगे, उसके बाद पूर्व प्रक्रमण करेंगे और उसके बाद क्या है प्रतिक्रिया का क्रियान्वय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्रम क्या आया, प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। ठीक है, पहला हम प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, उसके बाद श्रेणीकरण करेंगे, उसके बाद पूर्व प्रक्रमण करेंगे और अंतिम में प्रतिक्रिया अन्वय करेंगे। आइए अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या है ये ऑप्शन में हमारा क्या है? भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा। आइए अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, है ना। स्वली चिंतन में अवस्थित होती है काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सर्जनात्मक, यहाँ सृजनात्मक होना चाहिए था, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वली चिंतन। 17वां प्रश्न कहता है श्याम प्रत्येक वस्तु को उनके गुण दोष के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण क्या है? अपसारी चिंतन है, जटिल चिंतन है, स्वली चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है। इसका सही हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन है। ठीक है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर उत्तर आएगा, राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में चिंतन का उदाहरण क्या है? अपसरण चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक होता है ना, सृजनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन है। क्या है? अभिसारी चिंतन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि राम को कहा जा रहा है कि 10 में से 4 घटाया जाए तो क्या उत्तर होगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में निहित चिंतन का उदाहरण है। क्या है? अभिसारी चिंतन का ये उदाहरण है। ठीक है, स्मृति मैंने याद करना। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, मैंने यादाश्त पर सबसे पहले स्मृति का अर्थ क्या होता है? या अर्थ होता है याद करना। ठीक है, याद करना, यादाश्त पर, ये सब चीज़ पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कोहलबर्ग, एबिंगहास, पावलोव, स्किनर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा एबिंगहास के द्वारा हो जाएगा, है ना। चलिए आइए अब हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कहता है स्मृति कोई निष्क्रिय स्मृति मैंने याद कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? फ्रेडरिक बार्टलेट,
एविंग हंस, किंगसन, शिफरिन, वर्दिमर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक बाटरलेट। फ्रेडरिक बाटरलेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मृति की प्रक्रिया के तनाव निम्न में से नहीं है। कुट, संकेतन, उत्पादन, भंडार, पुनर्विरोध, पुनर्द्वारा व पुनः प्राप्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्पादन। आइए हम लोग 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कहता है कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? मिलर, विलियम जेम्स, पे, डेले, क्रैक और लोकहार्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेडेले। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा दो का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध का उपयोग करेंगे? योग्य जोड़ व्याकलन मन घटाव का विलोम होता है। कहने का क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। शैली को प्रोत्साहित कौन करता है? योग जोड़ व्याकलन घटाना का विलोम होता है। कहने का यह तात्पर्य है। आइए अब हम लोग 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमान्य और भाषा प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन कहता है चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रकरण प्रक्रिया है। सी कहता है, यहाँ पे देखिए सी यहाँ आना चाहिए था, अच्छा ठीक। सी चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय सेट है। डी ऑप्शन कहता है चिंतन और भाषा संबंधित है। इसका सही हो जाएगा चिंतन और भाषा से संबंधित है। चिंतन और भाषा असंबंधित है ना। प्रश्न क्या है एक बार देख लीजिए फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो गलत है तो यही हो जाएगा ना, चिंतन और भाषा असंबंधित है भाई। चिंतन और भाषा में संबंधित है ना, चिंतन और भाषा संबंधित होता है। यह गलत पूछा है तो असंबंधित लिखा हुआ है। आइए हम लोग 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समस्या को मूल्य एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक विशेषता है। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की, अकेंद्र बच्चे की, क्षतिग्रस्त बच्चे की, सृजनात्मक बच्चों की। सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक बच्चों की। आइए हम लोग 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहनबर्ग ने कहा कि जीन पियाजे ने, ऑप्शन बी कहता है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा कहता है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार। आइए अब हम लोग 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्य अनुसार व्याख्यात्मक करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्काल और तैयार करना, तत्काल तैयार करना। आइए हम लोग 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक
स्मृति, इसका सही हो जाएगा प्रासंगिक स्मृति। आइए हम लोग 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादिक सोच। इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है सृजनात्मक सोच। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है? यहाँ नहीं के बारे में कहा गया है। जरा से गौर करिएगा, नहीं वाले प्रश्न तो बहुत ही है, बोध है, चिंतन है, स्मृति है, वर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वर्णन। आइए हम लोग 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? डेविड ने की है, रॉस ने की है, वुडवर्थ ने की है कि ड्रेवर ने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डेवी ने की है। आइए अब 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कल्पना। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। बी ऑप्शन कहता है पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना चाहिए कि अधिगमकर्ता में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। सी बिंदु कहता है विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। ऑप्शन डी कहता है सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बच्चों द्वारा रचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या है? कक्षा कक्ष को उच्च रूप से अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अंतनोद, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, रटन स्मृति। इसका सही हो जाएगा रटन स्मृति हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, पुरस्कार और रुचि। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न। अभिप्रेरणा वर्णित होता है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों के के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ज्ञानात्मक द्वारा भी होता है और भावनात्मक द्वारा भी अभिप्रेरणा का वर्णन किया होता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीघ्र सीखता है। क्या होता है? शीघ्र सीखता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। उसे इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षियों का प्रत्यय
विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन ए कहता है केवल बी और सी सही है। ऑप्शन बी कहता है ए बी और सी सही है। केवल सी कहता है केवल बी सही है। डी बिंदु कहता है ए और बी दोनों सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी और सी दोनों सही है, तीनों सही है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला बिंदु कहता है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए तथा और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षा की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। तृतीय बिंदु कहता है व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा बिंदु कहता है स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। आइए हम लोग 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक शिक्षार्थी की असफल की सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोर तथा निपटाई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न कहता है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या इसका हो जाएगा। आइए हम लोग 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न कहता है चिंतन मानसिक क्रिया डैश पहलू है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आइए हम लोग 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, आकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मिनट। इसका उत्तर एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसको मैं अगले सेशन में इस प्रश्न को मैं करवा दूंगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान। और ऑप्शन डी कहता है पुनः शोखना विधि। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी तार्किक विधि। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न कहता है अवधान
के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। उद्दीपक, बी ऑप्शन कहता है उद्दीपक वस्तु की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन कहता है प्रकाश, ध्वनि, गंध। और उसके बाद कहता है डी ऑप्शन कहता है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। आइए हम लोग जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भव, उदासन, मूल्यांकन, उपक्रम। सही उत्तर हो जाएगा उपक्रम हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48वें प्रश्न की ओर। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। सही उत्तर है। अब यहाँ से आपको एक लाइन का प्रश्न आप लोग मिलेगा। चलिए, वन लाइनर अब क्वेश्चन आप लोग को आ गया। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तार्किक की। भाषा के माध्यम, भाषा एक माध्यम है भाव और विचार दोनों को अभिव्यक्त करने का। बालकों के संवेगिक का अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। रोकर एवं हंसकर दोनों, रोकर और एवं हंसकर दोनों। एक नवजात शिशु ध्यान को पहचानना आरंभ कब कर देता है? 6 से 7 महीने में। भाषा सीखने का साधन कौन से हैं होते हैं? अनुकरण, खेल एवं बातचीत। बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुकरण या आकलन के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन किसका है? बंडूरा का है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। कह रहा है बालक अपने परिवार तथा आसपास पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का अनुकरण या आकलन के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन किसका है? बंडूरा का है। आइए, 54वां प्रश्न कहता है बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। चिंतन के संदर्भ में यह कथन किसका है? किस वैज्ञानिक का है? पियाजे का है। आइए हम लोग 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? घर को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है बहुभाषा। उड़िया और नेपाली भाषा को भारत में किस भाषा परिवार में सम्मिलित किया गया? आर्य भाषा परिवार में। मानव शिशु अंग विपेचन द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु में प्रारंभ करता है? जन्म से। 61वां प्रश्न कहता है किस आयु में बालक केवल सरल वाक्य बोल सकता है? 2 वर्ष। मानव के भाषा विकास में पहली अवस्था कौन सी है? आकलन की। आधुनिक काल में संवाद प्रेषण के साधनों में सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है टेलीविजन। बालकों में भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बुद्धि का। किस सामाजिक स्तर का भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है? मध्य वर्ग का। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। 1813 में अंग्रेज जब भारत आए तो उनके द्वारा आरंभ की गई प्राथमिक स्तर के स्कूल में शिक्षण का माध्यम था स्थानीय भाषा। समानता अर्जन द्वारा भाषा में किस की शुरुआत करता है? अभिव्यक्ति की। बातचीत के दौरान कौन सी 2 प्रक्रियाएं साथ चलती है? सुनना और बोलना। 70वां प्रश्न कहता है बच्चों की बातचीत का मौका देने से क्या फायदा होगा? अपने अनुभव और विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे।
71वां प्रश्न बोलता है सीखने के कार्य का एक उद्देश्य क्या है? पढ़ना, सीखने, डिकोडिंग के हिस्से पर बच्चों की मदद करना। 72वां प्रश्न कहता है भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ध्वनि, लय दोष, श्रवण दोष। 73वां प्रश्न कहता है बालक की भाषा विकास के लिए आवश्यक है ज्ञान इंद्रियों का विकास। 74वां प्रश्न कहता है भाषा के विकास के लिए अनिवार्य है व्यवस्थित शिक्षण। 75वां प्रश्न कहता है दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बच्चों को कहते हैं द्विभाषी बच्चे। 76वां प्रश्न कहता है किस प्रकार की पारिवारिक संबंध संवाद प्रेषण के अनुकूल है? संयुक्त परिवार। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा, पहला बिंदु कहता है भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। बी बिंदु कहता है भाषा एक कला है। सी बिंदु कहता है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। और डी बिंदु कहता है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कहता है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। आइए हम लोग 78वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के लिए कौन कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। बी ऑप्शन कहता है भाषा पाठ्य पुस्तक। सी कहता है समृद्ध भाषा वातावरण। और डी ऑप्शन कहता है भाषा के व्याकरणीय नियम। यहाँ देखिए एक पॉजिटिव निगेटिव वर्ड आप लोग को टैग वर्ड दिया गया था, ठीक है। उसमें से आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए वातावरण, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। समृद्धि भाषिक के जो है समृद्ध भी अपना क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ये सब चीज़ को देखिए यहाँ पे व्याकरणीय दिया हुआ है, तो व्याकरणीय तो कभी भी होगा तो क्या होगा? निगेटिव शब्द होगा कि नहीं होगा? आप लोग इस टैग वर्ड को भी देखिए, टैग वर्ड को देखकर उसके बाद प्रश्न उत्तर को बनाइएगा। तो आपको क्या है कि टैग वर्ड को देखकर जब प्रश्न को बनाइएगा, देखिएगा, आकलन करिएगा, तो आप देखिएगा सारे प्रश्नों को आप जल्द से जल्द हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। सी बिंदु कहता है नियमों की जानकारी से निखरती है। डी बिंदु कहता है विद्यालय में ही सीखी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आइए हम लोग 80वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की से, वाइगोस्की से, पॉलव से या स्किनर से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाइगोस्की से। वाइगोस्की के द्वारा अंतःवाक्य की संकल्पना संबंधित है। आइए हम लोग अंतिमवा प्रश्न, परिपक्वता का सिद्धांत संबंध है भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा विकास से। तो इस तरह यह भाषा और चिंतन का MCQ यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को जितना से हो सके सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जितने भी कंटेंट हैं सब लगाए गए हैं, बहुत मेहनत से इस सबको कंटेंट को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और उसके बाद आप लोग के समक्ष लेके आते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक नया आप लोग को मिलेगा। और मैं क्वेश्चन के लिए मैं बोला हूँ कि 5 वर्ष के विगत पीछे 5 वर्ष के प्रश्नों को CDP का खाली CDP का ही विशेषकर CDP का क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेकर जल्द से जल्द उपस्थित हूँगा। कल जो है नया चैप्टर आप लोग को शिक्षा नीति 2020 का जो है वो मैं लेकर उपस्थित हो रहा हूँ।
ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट।